amazing. And at the moment with us, from the Maharashtra Navnirman Sena, we've got our old friend, Mr. Ketan Naik. Ketan Naik साहब नमस्कार. सर नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार. तो सर अब तो फुल फ्लेज्ड जबरदस्त तरीके से लोगों के विषयों को लेकर के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो बिल्कुल सड़क पर उतर आई है, लगे सर है. अब पूना में भी आपने शुरू कर दिया आंदोलन सर, हॉस्पिटल्स को लेकर के, बाकी सब चीज़ों को लेकर के. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, ज़बरदस्त. रियली एंड ट्रूली स्पीकिंग, एक पार्टी जो है जो असल में लोगों के विषयों को लेकर के लोगों के बीच में जा रही है और सरकार को चेतावनी दे रही है कि भाई आप कुछ करें वरना हम अपने तरीके से कुछ करते हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस, रियली वंडरफुल. केतन नाइक साहब कुछ बताएं इस विषय में प्लीज. सर मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, आप जरा रिपीट करेंगे? मैंने आपको कहा कि अब तो आप पुणे में भी चले गए. पूना में हॉस्पिटल्स की दुर्दशा को लेकर के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक नया आंदोलन शुरू किया है पूना में कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्कुल काम नहीं कर रही. मतलब एमएनएस एक अकेली पार्टी है जो लोगों के विषयों को लेकर के सड़क पर उतरी है और असल में काम कर रही है. केतन नाइक साहब. सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोगों के विषय लेने के लिए जो एक जज्बा होना चाहिए तो वो तो सिर्फ एमएनएस में बचा है अभी. बाकी सब लोग, सारी पार्टियां किसी ना किसी अलग काम में व्यस्त है. तो जनता को तो अनअटेंडेड छोड़ नहीं सकते, जनता को तो अटेंड करना होगा. तो राज साहब के आदेश के मुताबिक हमारे अलग अलग जिलों में अलग अलग आंदोलन चलते रहते हैं और उसी का नतीजा आपको पुणे में दिख रहा है, कहीं औरंगाबाद में भी, आप संभाजी नगर में भी दिखेगा और मुझे लगता है विदर्भ में भी बहुत जगह पे आंदोलन चल रहे हैं इन्हीं चीजों को लेके. जी वसंत मोरे जी शायद पुणे में बहुत बड़ा, क्या वसंत मोरे जी को आपने, राज साहब ने ऑलरेडी घोषणा कर दिया कि एमपी के कैंडिडेट हो गए आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा इलेक्शन है, तो उस विषय में जानकारी है कि राज साहब ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि वसंत मोरे वहां से लड़ेंगे? वसंत मोरे जी सर ऐसी घोषणा अगर राज साहब करेंगे तो वो तो नेशनल न्यूज बनेगी, आपको तो पता चल ही जाएगा. ऐसी कोई ऑफिशियल घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वसंत मोरे जी के बारे में आपको बता दूं कि वो बहुत ही कार्यक्षम और बहुत ही एक्टिव ऐसे नगर सेवक हमारे रहे. 3 टर्म से वो वहाँ पे चुन के आ चुके हैं. उन्होंने एमएलए की सीट भी वहां से लड़ी थी, अच्छे वोट्स भी उनको मिले थे. और अगर उस पूरी चीजों को देखा जाए तो एक कार्यकर्ता के तौर पे अगर मैं कहूँ तो जरूर अगर उनको ऐसा मौका मिला तो बहुत अच्छा प्रदर्शन उनके तरफ से देखने मिल सकता है. लेकिन ये सारी चीजें सम्मानीय राज साहब जी के विचारों पे और उनके आदेश पे चलती है. तो जब ये कहा जाएगा तब तो उसका एक अलग जोर आपको दिख ही जाएगा. अभी जो चल रहा है वो तो उनका रेगुलर काम है सर. लेकिन प्रदीप जी इसमें सबसे आई डोंट नो वेदर मिस्टर केतन नाइक विल एग्री विद दिस और नॉट. सर क्या है कि क्योंकि आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है शहर में, जैसे गांव में पंचायत होती है वैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर में है. इट इज द लोएस्ट रंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी वहां से शुरू होती है, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी वहां से शुरू होती है. अब उस ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को ही आपने तकरीबन खत्म कर दिया. पिछले 2 साल से आप चुनाव नहीं करा रहे हैं तकरीबन 12 कॉर्पोरेशंस में, तो लोगों का काम कैसे होगा? अब ये बताएं, मतलब क्या कुछ लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से सरकार को मजबूर किया जाए या इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया जाए कि भाई कॉर्पोरेशन इलेक्शंस तो उसकी तो आप घोषणा करें? केतन नाइक जी. सर यही तो प्रॉब्लम है कि कॉर्पोरेशन की इलेक्शन जो होती है उस कॉर्पोरेशन में जाने वाले नगर सेवक जो होते हैं उनसे कई सारी बॉडी आगे चल के बनती है, अलग अलग समितियां बनती है जी. और उन समितियों का काम होता है कि वो नागरिक सुविधा जो भी उनको उपलब्ध करा के देनी है उसको देना, उसको मॉनिटर करना और पूरा कॉर्पोरेशन का जो जमा खर्च है उसके ऊपर ध्यान रखना स्टैंडिंग कमेटी जैसे कमेटी का काम होता है. तो सर ये कमेटी ही अस्तित्व में नहीं है काफी समय से और उसकी इलेक्शन होना बहुत मैंडेटरी था. कोविड का जो रीजन सामने आया था उसको हम समझ सकते हैं कि कोविड की वजह से कुछ समय तक इलेक्शंस डिले हो गए, लेकिन कोविड होने के बाद पूरी तरह से सारी चीजें नॉर्मलाइज होने के बाद में भी अब तक अगर कॉर्पोरेशन के इलेक्शन लग नहीं पा रहे, उसमें कोर्ट के पास उंगली दिखाई जा रही है, कहीं और बताया कुछ वजह बताई जा रही है, लेकिन इन सब वजहों का सर जनता से तो लेना देना नहीं है. जनता को तो चाहिए था कि जो फैसिलिटीज मांग रहे वो उनको ठीक से मिले और जो टैक्स वो पे कर रहे हैं उसको मॉनिटरिंग अच्छे से हो.
ये करने की एक इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए ना सर, वो दिखाई नहीं जा रही। और किन्हीं वजहों से मुझे तो लगता है कि कोई लार्जर इलेक्शन की वजह से ये सिलेक्शन को पेंडिंग रखा गया है क्या, ऐसे एक डाउट लेने की यहाँ पे स्कोप दिखती है। और ऐसा ही हो सकता है क्योंकि बाकी तो और कोई वजह नहीं है। कोर्ट में अगर सारी पार्टियां मिलके रिप्रेजेंटेशन क्लियर कर दे, अपने अपने दावे पीछे ले ले, तो इलेक्शन तो तुरंत लग सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इलेक्शन लेने में। लेकिन कोर्ट में गए हुए लोग भी, क्या पता इनमें कौन सी किस प्रकार की राजनीति चल रही है। लेकिन इलेक्शन डिले होने की वजह से सामान्य जनता का नुकसान हो रहा है। एकदम जो निचली कैटेगरी, जो कॉर्पोरेशन जिसको हम कहा जाता है, डायरेक्ट सुविधा देना जिसका काम होता है, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनका नुकसान जरूर हो रहा है सर। लेकिन कीर्तन नायक जी, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो दर्शकों को बताना बहुत जरूरी हो जाता है। कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया है, कोर्ट ने पाबंदी नहीं लगाई है किसी भी कॉर्पोरेशन इलेक्शन पर। द गवर्नमेंट इज फ्री टू होल्ड कॉर्पोरेशन इलेक्शंस जब मर्जी। ये तो बहाना है कीर्तन नायक जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहीं पर भी मुझे एक दिखा दीजिए जहां पर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हो, यू कैन नॉट होल्ड इलेक्शंस। ये तो बहाना है साहब कीर्तन नायक जी। सर यही तो कह रहा हूं कि अभी मुंबई का अगर आपको एग्जांपल दूं तो मुंबई में जो वार्ड की नई रचना की गई थी जी, उद्धव ठाकरे साहब जब ये थे सीएम थे, तभी मुख्यमंत्री उन्होंने थे नई रचना की। रिजर्वेशन की लॉटरी हो गई। जी। अब उस रिजर्वेशन और उस वार्ड रचना पे किसी ने ऑब्जेक्शन ले लिया। अब वापस ये कहा गया है कि पुराने हिसाब से वार्ड लगेंगे, लेकिन अभी वापस रिजर्वेशन लेना पड़ने वाला है। तो ये लॉटरी क्यों नहीं ली जाती है, इलेक्शन को आगे क्यों नहीं लेके जाया जाता है, इसकी वजह ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इच्छा शक्ति का अभाव सर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कह सकते। आपने जैसे कहा कोर्ट की भी इसमें कोई पाबंदी नहीं है, नहीं। लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव और शायद मन में कोई डर, ये होने की वजह से इलेक्शन ना लेने का ये धोरण सर इन्होंने डर तो अपनाया ये है कि ये लोग वापस नहीं आने वाले, जीतने नहीं वाले, मालूम है इनको। हो सकता है सर। प्रदीप जी आपने पूछ रहे थे, किरण बोलिए। नायक जी, राज ठाकरे जी, राज साहब ने क्लियर कट कहा, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया मनोज जरंगे पाटिल जी को। उन्होंने कहा, और उनके स्पीच के माध्यम से आप लोग भी सोशल मीडिया में इसको हाइप कर रहे हो कि राज साहब ने कहा कि संघर्ष जरूरी है, जो संघर्ष जरंगे पाटिल जी ने किया है वो सराहनीय है और ये संघर्ष चलना चाहिए। अपना मुकाम हासिल करने से पहले, करने के बाद और करने हो गया, अगर हासिल भी हो गया तो भी आपका संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। और बार बार राज साहब ठाकरे ने वार्न भी किया था कि आप ये जो प्रोमिसेस कर रहे हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन से, इससे आप सोच समझ के वैरी रहो। आप इसको टोटल आप इन्वॉल्व होके उसको सब कुछ मान के आगे मत चलो, डोंट गो फॉर फॉल्स प्रोमिसेस। और राज साहब ने आगे भी कहा वही रिजर्वेशंस एंड जो पुतले की स्टैच्यू की राजनीति है, वो बोले कि इस चीजों में तो आप इन नेताओं को बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हो। तो राज साहब जो बोले वो धीरे धीरे सच आ रहा है और वो प्रशंसा भी किए मनोज जरंगे पाटिल जी का। नायक जी सर अभी जो प्रोमिनेंट पार्टीज हमारे महाराष्ट्र में है, उन सारे पार्टियों को जैसे हम हर बार चर्चा करते कि कभी ना कभी सत्ता में कभी ना कभी विरोध में ये रह चुके हैं। सभी ने अपने अपने तरीके से सत्ता में रहते हुए मराठा समाज को या इतर बाकी सारे समाजों को आरक्षण का वादा ये लोग कर चुके हैं और वादे से मुकर भी चुके हैं। तो हमारी जो पार्टी है सर, हमारे राज साहब की जो आरक्षण को लेके भूमिका है वो बिल्कुल स्पष्ट है और उसका पूरी जानकारी मराठा समाज को है। राज साहब जब भी मराठा समाज को एड्रेस करने के लिए वो अंतरवली सराठी गांव में गए थे, सारे नेताओं का वहां पे विरोध होता था, तब राज साहब वहां पे गए थे और उनका स्वागत हुआ था। राज साहब ने वहां पे जो बात रखी थी उसको भी मराठा समाज ने सामने से अच्छा रिस्पॉन्स देके उसको सराहा था। तो ये एक नाता अलग सर इस पूरे आंदोलन में एज अ कार्यकर्ता मैंने देखा है कि मराठा समाज एमएनएस को छोड़ के बाकी पार्टियों के ऊपर उनका रोष दिखता है, क्योंकि हमारी भूमिका बिल्कुल साफ रही है। राज साहब की आरक्षण को लेके जो भूमिका है वो आज की नहीं, वो काफी पुरानी भूमिका है और उस भूमिका से हम कभी पीछे नहीं हटे। बाकी सारे लोगों ने अपने अपने चुनाव पत्र में, चुनावी रैलियों में बड़े बड़े दावे मराठा समाज को किए थे, बड़े बड़े दावे, मतलब ओबीसी समाज को भी किए थे, धनगर समाज को भी किए थे। अगर मैं चुन के आऊंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं वापस मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसे सारे दावे होने के बावजूद वो लोग आज असेंबली में जाके बैठते हैं, उनको शर्म नहीं आती। लेकिन ऐसा कोई भी किस्सा एमएनएस के साथ में नहीं है। तो जरांगे साहब, मराठा आरक्षण और एमएनएस, इसका एक अलग थोड़ा सा नाता मुझे इस पूरे आंदोलन के बाद बनता हुआ दिखा है। और राज साहब ने भी उनकी हिम्मत को सलाम किया है कि उनको सराहा कि जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन का अब तक नेतृत्व किया है वो बहुत ही सराहनीय रहा है सर। लेकिन यहां पर दूसरी चीज जो सामने आती है वो ये है कि चलिए मराठा समाज को लेकर के
तो फिलहाल आपने कुंभी सर्टिफिकेट्स देने की बात कर दी, आपने फिलहाल बात कर दी कि भाई 2 महीने का टाइम और है, 2 जनवरी तक की डेडलाइन हो गई। लेकिन जो धंगर समाज है, जो कोली समाज है, माली समाज है और बाकी जो लोग अब सड़क पर आ रहे हैं, उनका आंदोलन तो जारी है, वो तो खत्म नहीं हुआ। केतन नाइक जी, सर मुझे तो लगता है ये गवर्नमेंट जो 2.5 साल अभी चलने वाली है, जो भी टेनर बचा है, इस गवर्नमेंट का आधा समय अलग अलग समाजों के आरक्षणों के मुद्दों को, उन आंदोलनों को एड्रेस करने में ही जाएगा ऐसा लगता है। क्योंकि किसी भी चीज का निर्णय लेना नहीं है, किसी भी चीज को सच बात बतानी नहीं है कि होगा नहीं होगा ये बताना नहीं है। और फिर ऐसे जब आप किसी भी चीज को लिंगरिंग रखोगे तो उसका परिणाम तो ये आंदोलन में होता ही है सर, क्योंकि समाज की जो भावना है वो उनको उस चीज की जरूरत है, इसके लिए वो सामने आते हैं। और जब वो सामने आ रहे हो और अब उनको सही जवाब नहीं दे पा रहे हो तो सरकार के खिलाफ आंदोलन तो होने ही है, और सरकार का टाइम इन आंदोलनों को एड्रेस करने में ही जाएगा ऐसा दिख रहा है अभी। लेकिन केतन नाइक जी, सच क्यों नहीं बोलते ये लोग? ये क्यों नहीं कहते कि ये केंद्र का विषय है, संवैधानिक संशोधन लाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी आपको एडजस्ट करने के लिए? व्हाई डोंट दे टेल द ट्रूथ सर? सर 60 सालों से चली हुई आ रही परंपरा है ना कि कोई एक वोट बैंक होती है, उस वोट बैंक को संभाले रखने के लिए झूठ तो बोलना पड़ता है, सच तो बोलना नहीं है, उनको लटकाए हुए तो रखना पड़ता है। क्योंकि अगर सॉल्यूशन दे देंगे तो क्या पता कल को उनको जरूरत रहेगी नहीं रहेगी, ये डाउट इनके मन में होता है। और यही लाइन ये सारी अलग अलग पार्टियां, नेता भी तो यहाँ से वही आते हैं, जो इन पार्टियों में आज जो अलग पार्टी में नेता दिखते हैं वो कभी कांग्रेस ही रहे होंगे। तो परंपरा चलते आ रही है झूठ बोलने की, उसी को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। सच बोलने वाले नेता के पीछे अब जनता जब खड़ी रहेगी तभी मुझे लगता है इसमें कुछ सुधार आएगा। राज ठाकरे, प्रदीप जी। केतन नाइक जी, सुप्रिया सुले ने 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि फडणवीस शुड रिजाइन बिकॉज ही इज प्रोवोकिंग। बोले कि एक्चुअली हर चीज को प्रोवोक करे। उन्होंने 4 सवाल बोले कि मराठास तो कर ही रहे प्रोवोक, झूठे वादा देना, धंगर को झूठे वादे दिए, लिंगायत कम्युनिटी के बारे में सुप्रिया सुले ने कहा और मुस्लिम रिजर्वेशंस के बारे में सुप्रिया सुले जी ने कहा। नाउ ये सुप्रिया सुले जी आज के तारीख में क्या वो प्रोवोक कर रही है या और भी समाज में थोड़ा जो, और फिर एक तो ये पॉइंट है और दूसरा शी वाज आस्किंग फॉर फडणवीस रेजिग्नेशन। बोले यू कुडंट कंटेन, आप कंटेन ही नहीं कर पाए, पूरे बीड में हो, अलग अलग जगह पर हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो आग लगी है, फडणवीस हैज फेल्ड टू कट। सो एज अ होम मिनिस्टर ही हैज फेल्ड, as the earlier chief minister also he has failed, as a deputy chief minister he has failed. How do you see Supriya Sule's this particular statement, Ketan Naik ji? सर मुझे ये समझ नहीं आता कि इन सारों के स्टेटमेंट्स जब ये सत्ता में रहते हैं तब अलग और विरोध में रहते हैं तब अलग कैसे होते हैं। अभी सुप्रिया सुले जी के जो पिताश्री है हमारे आदरणीय पवार साहब, वो तो सालों से सत्ता में रहे। मतलब कांग्रेस का अगर राजनीति आप देखेंगे तो सालों से इनके पास अलग अलग मंत्रालय रहे, अलग अलग केंद्र की, महाराष्ट्र की सत्ता में रहे। मराठा आरक्षण का मुद्दा ये सुलझा नहीं सकते थे, सुलझा सकते थे लेकिन नहीं सुलझाया। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। सुप्रिया सुले मैडम बीच में बीएसटी के लोग वर्कर्स को मिलने गई। अब बीएसटी का मुद्दा सर किस तरीके से हम लोग रोज उसके ऊपर फॉलो कर रहे हैं तो आप भी जानते हैं, लेकिन उनको अब जब वो विरोध में है, जब उनके पास सत्ता का काम नहीं है, तब उनको बीएसटी का वर्कर भी दिख रहा है और ये बाकी सारे मुद्दे भी दिख रहे हैं। बट जब सत्ता में रहते हो, उस पर एक्ट करने का टाइम होता है, उस पर कुछ सोल्यूशन देने का टाइम होता है, विधिमंडल, कायदे मंडल जिसको हम कहते हैं, वहां से कायदा बनाने का काम होता है, तब तो बिल्कुल गायब रहते हैं। तब तो इनको ये मुद्दे बहुत छोटे लगते हैं। तो इनकी सब राजनीति जो दिख रही है ना सर, ये सिर्फ सत्ता और विरोध, इस 2 पार्ट में बटी हुई राजनीति। सत्ता में रहेंगे तो बातें अलग करेंगे, चीजों के प्रॉब्लम्स बताते रहेंगे सोल्यूशन के अगेंस्ट में, और जब विरोध में रहेंगे तो इनको सोल्यूशन पे बात करनी होती है और सामने मांगना होता है। तो जब संधि मिलती है तब क्यों नहीं करते, ये मेरा सर उनसे पहले सवाल है। सुप्रिया सुले जी आगे जाके कह रहे हैं कि देखो देव फडणवीस जी ने एक उद्धव सेना तोड़ दिया, उद्धव ठाकरे जी को छोड़ दिया, एकनाथ शिंदे जी को साथ में ले लिया। अभी एकनाथ शिंदे जी को न्यूट्रलाइज करके उनको शायद वो डिस्क्वालीफाई करने के मूड में है, तो ये सब चर्चा चल रहा है। उन्होंने रिमाइंड कर दिया कि शरद पवार साहब के पार्टी को कैसे तोड़ दिया। बोले हमारे पार्टी को तोड़ दिया, दादा को ले लिया और उनको भी। और वो आगे जाके कहते हैं कि दादा मैं अभी भी हाथ जोड़ से आपसे विनती करता हूं अजित पवार जी, हम लोग एक ही थाली में खाए हो, ये फडणवीस जी आपको फिर डुबा देंगे, आप वापस आइए और पवार साहब के साथ मिलकर हम लोग वापस। तो हाउ डू यू सी दिस? बार बार सुप्रिया सुले जी। नाउ डज शी
यानी पार्टी तोड़ने में क्या फडणवीस साहब ने बहुत क्वालिफिकेशन हासिल किया है कि ये पार्टी तोड़ दिया, वो पार्टी तोड़ दिया, अब ये करेंगे, एकनाथ शिंदे जी डिस्क्वालीफाई करेंगे वगैरह वगैरह। हाउ शी इज टॉकिंग अबाउट दैट? सर, जो घटनाएं महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ समय में घटी है, उसके बाद फडणवीस साहब के बारे में अगर कोई ऐसी लाइन बोल रहा है तो उसमें कुछ गलत तो दिखता नहीं है, क्योंकि सच में पार्टियां टूटी है उनके कार्यकाल में और उनको सत्ता में लाने के लिए काफी पार्टियों को टूटना पड़ा, तब जाके सत्ता केंद्र में उनको आने मिला है। लेकिन ये बोलने का हक सुप्रिया सुळे मैडम को कितना है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टी तोड़ने का जो एक जो फॉर्मूला है उसके इन्वेंशन किसने की है ये उनको भी पता है। तो ये इन्वेंटर इसके जो है ना सर, वो तो उनके घर में बैठे बहुत सीनियर व्यक्ति है सर। ऐसा बोलना कि कहां तक सही है मुझे पता नहीं, लेकिन इसके प्रयोग जो शुरुआत में किए थे वो पवार साहब ने ही महाराष्ट्र में किए और उसके बाद में राजनीति का जो बदलाव है वो हमारे जैसी यंग जनरेशन को भी पता है कि कहां से ये चीजें शुरू हुई। लेकिन अभी तो केतन नायक जी, मैं कोई और सब्जेक्ट पे आता हूं आप, लेकिन इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, इट इज द सेम सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट है, मुझे मालूम है ये आपके भी हृदय के, आपके भी दिल के बहुत पास है। जितने भी एमएनएस के लोग हैं जिन से मैं मिला हूं, दिस इज अ सब्जेक्ट वेरी क्लोज टू देयर हार्ट। सर, मुंबई शहर की हवा, मुंबई शहर का पानी इतना ज्यादा प्रदूषित हो गया है, इतना ज्यादा प्रदूषित हो गया है कि दिल्ली और मुंबई में कभी कभी कोई खास फर्क नहीं होता। हम कहां जा रहे हैं सर? वी कांट ब्रीथ द एयर। बाहर जाकर के आप सांस नहीं ले सकते। लोग रेस्पिरेटरी डिजीजेस से मर रहे हैं। इनको पैसे कमाने से, इनको अपनी सत्ता बचाने से फुर्सत नहीं है। ये क्या कर रहे हैं मुंबई का? व्हाट आर दे डूइंग? और उसके अलावा इन्होंने परमिशन ले लिए आर्य जंगल के अंदर और पेड़ काटने की, न जाने कितने हजार पेड़ और काटेंगे। बुलेट ट्रेन के लिए पता नहीं 10,000 पेड़ और काटेंगे। ये क्या हो रहा है केतन नायक जी? व्हाट इज हैपनिंग? सर, इसका जवाब मुझे लगता है जिस पार्टी के हाथों में पिछले कई सालों से मुंबई महानगर पालिका की सत्ता थी उनको पूछना जरूरी है। आरए मेट्रो कारशेड के आंदोलन के वक्त जो सामने आए थे और बाद में जो गायब हो गए, उनकी पार्टी टूटने के बाद वो घर बैठ गए, उनको पूछना चाहिए। जब उनको सत्ता मिली तब भी वो इस विषय में कुछ कर नहीं पाए, उनको पूछना चाहिए। मुंबई के नेशनल पार्क के आसपास का जो पूरा वन क्षेत्र आता है जी, वो बिल्डरों को किसने दिया, उनको इसका जवाब पूछना चाहिए। क्योंकि सर, मुंबई की हवा ना तो सिर्फ हवा प्रदूषित हो रही है, पानी भी प्रदूषित हो रहा है जी। तो पानी का भी जो पूरा मैनेजमेंट था, जो हमारे कोस्टल बेस का जो मैनेजमेंट था, सारी जो हमारी मुंबई का मैनेजमेंट था, वो किसके पास था इतने साल? उन्होंने क्या ऐसा किया कि आने वाले 50 साल जो प्रॉब्लम ना रहे, आने वाले 30 साल प्रॉब्लम ना रहे? ऐसा कौन सा स्टेप उनके तरफ से लिया गया? अब जब नासिक की सत्ता हमारे पास आई थी, पानी का प्रॉब्लम सर अगले 40 साल के लिए खत्म हो चुका है। 5 साल की सत्ता में अगर हम ये कर सकते हैं तो ये 35 साल 40 साल में क्या कर रहे थे? आज मुंबई की हवा प्रदूषित अगर हो रही है, एक तो सर वजह है कि बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन इस मुंबई में अभी चल रहा है। फिर वो मेट्रो का होने दीजिए, अलग अलग बिल्डिंग्स का होने दीजिए, बहुत सारी चीजें चल रही है। अब तो धारावी का कंस्ट्रक्शन भी शुरू होना बाकी है। आप उस तरफ जाएंगे तो बीआईटी, बीडीडी चाल, ये सब भी टूटना शुरू हो गया है। तो सर, ये कंस्ट्रक्शन भी एक वजह हो सकती है, लेकिन इसका अभ्यास जो करना चाहिए वो तज्ञों के द्वारा करके इस पे सॉल्यूशन देना था। जब राज साहब आपको बताते हैं कि मुंबई का जो नेशनल पार्क का एरिया है वो मुंबई के लिए एक ब्लेसिंग है और उसका इस्तेमाल हमने करके लेना चाहिए, तब कोई उस पर बात नहीं करता। और जब पोल्यूशन जैसी गंभीर समस्या को आज फेस करने का टाइम आ रहा है, तब लोगों को याद आ रहा है कि राज साहब सही कह रहे थे। तो मुझे लगता है सर, इसके आंसर सत्ता में होते हैं, और जिनके हाथ में सत्ता थी वो तो निर्बुद्धि से काम कर रहे थे। तो पता नहीं सर अभी इस पे क्या किया जा सकता है। मुझे लगता है बीएमसी इलेक्शन बहुत जल्दी अगर हो और इसमें हमारी मुंबई में अगर सत्ता परिवर्तन हो तो इसमें बहुत कड़क, बहुत एकदम कड़क पाउल इसमें हम लोग उठा सकेंगे सर। केतन नायक जी, आज के तारीख में 40 तालुकास को दुष्काल डिक्लेयर कर दिया है। They have said that 40 तालुका। Now the point is, water is a major problem। हम लोग कर रहे थे, बात कर रहे थे, मगर जहां पानी है वहां पर भी प्रॉब्लम। आपने कहा नासिक मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो राज साहब ने दिखा दे, दैट शुड बी आइडियल मॉडल व्हेयर एवरीबॉडी शुड फॉलो। 40 तालुका में दुष्काल डिक्लेयर किया गया है। वसाई विरार में आपने आंदोलन चालू कर दिया है। मनसे के हर टॉप के लीडर वहां पर गए और लोग जबरदस्त तरीके से आपके साथ जुड़ा, बिकॉज दे सी अ होप कि राज साहब ठाकरे जी और राज साहब के जो लीडर्स है वो कलेक्टिवली एक जबरदस्त स्ट्रेंथ है
जो लोकल आज के लीडरशिप है उसको मुकाबला देने में। लोकल लीडरशिप, बिकॉज लोकल लीडरशिप इतने पावरफुल है वहां पर, और टैंकर माफिया इतने पावरफुल है कि वो लोगों का कुछ चलता नहीं है, एंड दे बिलीव दैट नोबडी कैन सॉल्व इट। तो दुष्काल है, यू हैव अ प्रोग्राम फॉर, प्लान फॉर दुष्काल। वसई विरार वाटर प्रॉब्लम है, यू गॉट द नासिक मॉडल ऑफ योर्स। तो कैसे आप देख रहे हो हाउ मनसे कैन प्रोवाइड अ सॉल्यूशन? लेट अस स्टार्ट विद वसई विरार, जो आपका अभी अभी आंदोलन किए थे वहां पर, और जो लोग इतने जबरदस्त तरीके से आपके साथ जुड़े। केदार नाइक जी, सर, वसई विरार के आंदोलन के बाद प्रशासन को कुछ समय दिया गया है। उस समय में अगर उन्होंने निर्णय लिए तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो मनसे की पद्धति से वहां पे आंदोलन भी होगा। खुद हमारी शर्मिला बहनी ने भी उसमें कहा कि अगर इस विषय के लिए मुझे केस लेनी पड़ी तो मैं वो भी ले लूंगी, ऐसा उनके तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है। तो वहां पे ऊर्जा बहुत है। अगर प्रशासन तुरंत कार्रवाई इस पे नहीं करेगा तो उनको मनसे के गुस्से को सामने जाना पड़ेगा। ये एक बात हो गई। और नासिक का मैं आपको बता दूं सर, नासिक में मुझे लगता है सत्ताधारी पक्ष के ही कोई एक आमदार है, उन्होंने भी उनके एरिया में या उनके तालुका को दुष्कालग्रस्त जाहिर कर दीजिए, ऐसी उन्होंने भी सूखाग्रस्त जाहिर कराने की मांग की है। तो इसमें तालमेल नहीं दिख रहा है सर। सरकार कुछ जिलों को, कुछ तालुकों को उस लिस्ट में डाल के वहां पे सूखा घोषित कर रही है, और उसके बाद में वहां पे कुछ योजनाएं जाती है, कुछ पैसा वहां पे जाता है, वो चीजें होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी जिले हैं, कुछ ऐसे भी जगह है वहां पे अब तक सरकार ने उनको लिस्ट में नहीं लिया, और वहां पे जरूरत है कि उनको भी सूखे के लिस्ट में शामिल कराना बहुत जरूरी है। तो नासिक का उदाहरण सर उसी को लेके वहां पे जरूरत है, और उन्होंने उस लिस्ट में उनको इंक्लूड नहीं किया। टोल टैक्स आपने वहां पर मॉनिटरिंग, मनसे के हर टोल टैक्स के पीछे बहुत सारे जगह पर आपने आपके खुद के कंट्रोल रूम रखे हैं, आप खुद मॉनिटर कर रहे हो। यस, एंटायर सीसीटीवी कैमरास, एंड यू आर मॉनिटरिंग इट योरसेल्फ, आप खुद मॉनिटर कर रहे हो। और सरकार का भी स्टैटिस्टिक्स जा रहा है और आपका भी स्टैटिस्टिक्स जा रहा है। सरकार के मंत्री राज साहब को आके बंगले पर मिला, उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी हम लोग कुछ ना कुछ इस पे निर्णय लेने। राज साहब ने टाइम दिया कि ये जो इंक्रीज हो गए मुंबई आने वाले टोल टैक्स का, उसका राज साहब ने विरोध किया, बोले कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। द गवर्नमेंट सेड कि यस, हम लोग इसको भी रिव्यू करेंगे। तो अभी टोल टैक्स का स्टेटस क्या है? क्या जो फैसिलिटीज जो बार बार आप बोल रहे कि रेस्ट रूम होना चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए, क्या ये सब इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया है केदार नाइक जी? सर, राज साहब की तरफ से ये विषय लेने के बाद में कुछ टोल नाकों पे कुछ फैसिलिटीज कार्यान्वित हुई है। येलो लाइन का रूल कहीं पे फॉलो हो रहा है, कुछ लोगों से मुंबई एंट्री पॉइंट पे टोल लिया भी नहीं जा रहा है। ये सारी चीजें भले हो, लेकिन हमारी तरफ से जो सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं उसका मॉनिटरिंग चल रहा है, उसका पूरा डेटा कलेक्शन का काम अभी फिलहाल चल रहा है। सारे टोल नाकों पे हमारे पार्टी के सीनियर लीडरशिप भी वहां पे जा रही है। शर्मिला बहनी ने भी एक टोल नाके को विजिट किया था और वहां पे कैसे काम चल रहा है वो देखा था। तो पूरा डेटा जमा करने का काम अभी चल रहा है सर, और जैसा 15 या 20 दिन का डेटा हाथ में आएगा तो उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस दे पाएंगे कि अगर इतनी गाड़ियां, इतने व्हीकल्स अगर रोज जा रही है तो उसमें इजाफा जो हुआ है वो इजाफा हमको सरकार के सामने हमें लाना है, और उसके बाद में उस विषय पे बात हो सकेगी। अब हमने उसकी डेडलाइन तो उनको दे दी है, सरकार को जो भी उसमें काम करना है उस डेडलाइन के अंदर करना है। नहीं तो सर हमारा आंदोलन तो उपोषण वाला नहीं होगा, हमारा आंदोलन तो उग्र ही होगा। तो अगर उग्र आंदोलन ना हो, ऐसी सरकार की इच्छा हो, तो इस विषय को सरकार को तुरंत क्लियर करना होगा। और कोंकण तो कोई भूल ही नहीं सकते, बिकॉज आपने वो कैंपेन करके पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में उसको हाईलाइट कर दिया कि मुंबई, गोवा, इट्स बैड, इट्स एब्सोल्युटली बैड। आपने इतना आंदोलन उग्र और तेज कर दिया कि हर नेशनल लीडर ने इस पे कमेंट करना शुरू कर दिया कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। क्या अभी तक, बिकॉज और आपके लोकल वहां के लीडर्स है बहुत, कोंकण में जितने भी है, वो लगातार इस चीज को मॉनिटर करके बार बार वीडियोस भेज रहे, द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, द क्वालिटी ऑफ रोड, वन साइड मोटरेबल करना, वन साइड। तो ये अभी वहां का स्टेटस क्या है केदार नाइक जी? बिकॉज इट्स अ वेरी थिंग, हम लोग छोड़ तो नहीं सकते, आप भी छोड़ेंगे नहीं इसको। सर, कोंकण विषय पे काम निरंतर चल रहा है। कोंकण विषय पे भी हम कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और कोंकण विषय पे जब जब हमारे नेताओं को, हमारे पदाधिकारियों को मौका मिलता है तो वहां पे हो रही गलत चीजों को जनता के सामने लाने का काम हम करते हैं। अब विरोधी पक्ष होने के नाते हम जनता के सामने चीजों को और वस्तुस्थिति को भी ला रहे हैं। दूसरी तरफ जो प्रशासनिक लेवल पे उस चीजों का जो फॉलोअप किया जाना होता है वो भी हमारी तरफ से चल रहा है। आने वाले समय में कुछ और खुलासे इस विषय को लेके, इसके रूट में जाके जो
हमें जानकारी लेने का काम चल रहा है, वो हम लोग जनता के सामने लाएंगे, आपके सामने लाएंगे। और अगर उसके ऊपर उसके बावजूद अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो फिर एक आंदोलन वहां पे सर हो सकता है और उसका परिणाम बहुत ही गंभीर इस सरकार को भुगतना पड़ सकता है। और और एक फ्लाईओवर आजकल में गिर गया है वहां पर, आपके कोंकण, जो कोंकण हमारे है, कोंकण में और एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर फिर गिर गया है। तो ये क्या कुछ कोंकण में जो भी बन रहा है उसका कुछ मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है क्या? रोड खराब, फ्लाईओवर खराब, अब गिरने लगे, बनने से पहले गिरने लगे, अगर बन गए तो फिर क्या होगा हालत? आप लोग जरूर मॉनिटर कर रहे हैं, वी नो दैट, मनसे के हर लीडर वहां पर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में उसको मॉनिटर कर रहे हैं। बट इफ ये दूसरा तीसरा इंसिडेंट है कि फ्लाईओवर गिर रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर, तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा खतरा है। अभी जो आगे जाके लोग इसको यूज करेंगे, एक डेंजरस वातावरण है जिस प्रकार से कितने फ्लाईओवर गिर गए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन कोंकण में। केतन नाइक जी, सर गवर्नमेंट की तरफ से इन चीजों की जवाबदेही लेना और एमएनएस की तरफ से इस सेफ्टी के बारे में बात करना, इन दोनों में अंतर है। गवर्नमेंट की जो सिस्टम है उसमें इतनी सारी पावर है उनके पास, इतने सारे अधिकार है उनके कि वो अगर चाहे और अगर ठीक से काम करे तो ऐसे इंसिडेंट हो ही नहीं सकते। लेकिन उनकी सिस्टम फेल हो जाती है। मैं कहता हूं ना सर, मुंबई गोवा हाईवे को बनने के लिए और वहां पे चलने वाले व्यक्ति को इन्होंने राम भरोसे छोड़ा हुआ है। अगर राम जी ने बचा लिया तो बचा लिया, नहीं तो उनको निकल लेना है। इस तरह का माइंडसेट सरकार का दिखता है इस विषय में। हमारी तरफ से सर जितना इस चीज को उजागर किया जाए हम लोग करते हैं, हम लोग चीजों को सामने ला रहे हैं, हम लोग सरकार के पास भी इसका फॉलोअप कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे इंसिडेंट भी है जो रिसेंटली हुआ है और उसको भी हम लोग ने अलग तरीके से हाईलाइट करना शुरू कर दिया है। लेकिन सर आखिर में ये काम तो सरकार का है, चुन के गए हुए लोगों का है, इतनी पार्टियां तोड़ के बनी हुई सरकारों का है। तो उनको अगर ये काम करने के लिए उन्होंने अगर पार्टी बनाई, तोड़ी, सरकार बनाई, ऐसा अगर उनको कहना है तो इस पे काम क्यों नहीं कर रहे? मराठा आरक्षण के मुद्दे के लिए सरकार रास्ते पे आपको दिखी, मुंबई गोवा हाईवे पे जो लोग मरते हैं उसके लिए क्यों नहीं जा रही है? उसके लिए वो मंत्री क्यों जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे? ये सवाल सर इनसे पूछना अभी बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है कि आज तक कभी किसी ने इसकी जिम्मेवारी किसी के ऊपर डालने की कोशिश ही नहीं की। पहली बार हुआ है कि एमएनएस के आंदोलन के बाद लोगों को यह मालूम पड़ा है कि भैया ये सड़कें जो हैं ये सरकार की जिम्मेवारी है, उससे अगर एक्सीडेंट होता है तो सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात है कि वो जो ऑयल रिफाइनरी की जो बात हो रही थी, दैट $40 बिलियन और $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो आने वाली थी कोंकण में, उसका क्या हुआ सर? उसमें मतलब वो फाइल बंद हो गई, क्या खुल गई, क्या हुआ? अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही थी उसके बारे में। व्हाट हैज हैपेंड सर? सर इतने सारे हॉट टॉपिक अभी सरकार के पास में है, उनको कहाँ रिफाइनरी की पड़ी है? अब अगर कुछ ऐसा कोई विषय अगर सामने आए, थोड़ा ध्यान बटाने का अगर कोई प्रोग्राम हो तो रिफाइनरी का मुद्दा सामने आ जाएगा। बट कहते हैं रिफाइनरी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है अभी जी। अभी कोई मतलब कोई चर्चा ही नहीं है बिल्कुल, एज इफ इट डिडंट एग्जिस्ट, कि मतलब था ही नहीं कभी कुछ। नाउ केतन नाइक जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू एंड कीप अप द गुड वर्क। पुणे में हॉस्पिटल्स को लेकर के, टोल नाका को लेकर के, बाकी पूरे महाराष्ट्र स्टेट में, कोंकण में जो आप काम कर रहे हैं, मुंबई में जो आप काम कर रहे हैं, जबरदस्त। कीप अप द गुड वर्क। और जो नासिक में अभी तक आप लोगों ने काम किया है, I think more and more people must know about it. The Nashik model must be publicized and must reach everybody. And the most important thing is that Supriya Sule ji going to meet BST Kamgar. So you are feeling threatened. केतन नाइक जी आपको थ्रेटन हो गया है। सुप्रिया सुले जी आपके भी काम में आके दखलंदाजी दे रहे हैं। अच्छी लीडरशिप मिल गई है सर। खैर, the more the merrier. At least सुप्रिया सुले जी को याद तो आया कि बेस्ट एम्प्लॉइज कोई हैं, बेस्ट के कोई कर्मचारी भी हैं, उनको याद तो आया। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच केतन नाइक जी, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। वंदे मातरम। So suddenly everybody's realized, you know, that these workers need our help and stuff like that. I really hope that they get rid of this contract system. I mean, you know, how will people survive? This is going to be terrible. In the meantime, please do subscribe to the channel. आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. In case you feel like it, that is up to you, of course. And at the moment from Delhi, from the Nationalist Congress Party, we